देखो, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। देखिए, आज है 6 मार्च का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, जैसे पिछले महीने में आपने डोनेट किया था और इस चैनल को ग्रो करने में मदद की थी, तो इस महीने में भी आप जो है थोड़ा बहुत मदद करते रहिए। ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा यूपीआई नंबर है, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 से 7 मार्च 2023 तक किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो देखिए, ये प्लेस था आपका ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च 2023 तक जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन चल रहा है। और देखिए, जो ये आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का, तो ये त्यौहार उत्तराखंड की योग समृद्ध विरासत और जीवन के समग्र और आध्यात्मिक तरीकों को आगे बढ़ाने के महत्व को बढ़ावा देना चाहता है। और देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी और कैपिटल है इसकी दो। देखिए, उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी आपकी है ये देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। इसको जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो यह है गैरसैंण, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप फोर वार्ता शुरू की। तो देखिए, जो चिप फोर वार्ता है ये 4 देशों के बीच में आयोजित होती है। ये पहला देश इसमें आपका है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है ताइवान। तो जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बीच की वार्ता है चिप फोर वार्ता। देखिए, हाल ही में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक नए अमेरिकी नेतृत्व वाले ढांचे के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की थी। और देखिए, इन 4 अर्थव्यवस्थाओं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के उद्योग संगठनों के अधिकारियों ने अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आकस्मिकताओं के समय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 16 फरवरी को चिप फोर गठबंधन को के आभासी सम्मेलन में भाग लिया था। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के डीकन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, डीकन विश्वविद्यालय स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया का जो डीकन विश्वविद्यालय है ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना एक कैंपस स्थापित करेगा, जहां पर आप जो है विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार जो आपका डीकन विश्वविद्यालय है ये भारत में अपना परिषद स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन जाएगा। इसको याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो डीकन विश्वविद्यालय है ये भारत में अपना परिषद स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन जाएगा। और ये स्वायत्त परिषद जो होगा डीकन विश्वविद्यालय का, ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसको आप शॉर्ट में गिफ्ट सिटी कहते हैं, तो वहाँ पर बनेगा। देखिए, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि गिफ्ट सिटी में गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो गिफ्ट में जी का फुल फॉर्म है गुजरात, आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फाइनेंशियल और टी का मतलब हो गया टेक सिटी, ठीक है। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी हो गया गिफ्ट सिटी। देखिए, हाल ही में अहमदाबाद का दौरा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज द्वारा जो है ये आधिकारिक घोषणा की गई थी कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया का जो डीकन विश्वविद्यालय है ये अपना कैंपस यानी कि परिसर बनाएगा। और चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए। तो देखिए, ये देश आपका ईरान है, जहां पर 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं, ठीक है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था है इसके निरीक्षकों ने ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु स्थल में हाल ही में 83.7% तक यूरेनियम के कणों को समृद्ध पाया। देखिए, अगर ईरान देश की बात करें तो देखिए इसका आधिकारिक नाम है ईरान गणराज्य यानी कि ईरान रिपब्लिक। और ईरान जो है ये एक इस्लामिक गणराज्य है और यहाँ की राजधानी है तेहरान। और ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है यानी कि पर्शियन है। और ईरान जो है यहाँ की मुद्रा रियाल है। और ईरान की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनमें से एल्बर्ज और जाग्रोस शामिल हैं।
और देखिए करुण, करके और जयंदे ये प्रमुख नदियां हैं ईरान की। तो ईरान के बारे में डिटेल्स नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। और पांचवा, कि हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो देखिए जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने मध्य प्रदेश में कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, आइए डिटेल में जानते हैं 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के बारे में, इससे कहाँ कहाँ कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी। देखिए जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2444 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। और नितिन गडकरी ने इसका मतलब जो ये उद्घाटन कार्यक्रम था उसको संबोधित करते हुए बताया कि जो मध्य प्रदेश में चुरहट सुरंग और बाईपास है, इसके बनने से रीवा से सीधी देखिए सीधी एक प्लेस है, तो रीवा से सीधी के बीच की जो दूरी है ये 7 किलोमीटर कम हो गई है। और ये सफ़र अब 2.5 घंटे की बजाय 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। और देखिए इसके साथ ही जो मोहनिया घाट है इसको पार करने में 45 मिनट के स्थान पर अब केवल 4 मिनट लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, 45 मिनट का रास्ता 4 मिनट में तय हो जा रहा है। और देखिए और भी कौन कौन सी सड़कों का इन्होंने उद्घाटन किया था। देखिए जो आपका देव तालाब नई गढ़ी सड़क है, इसके बनने से अब रीवा जिले का जो रास्ता है, तो रीवा जिले का प्रयागराज और वाराणसी तक का आवागमन जो है ये आसान हो जाएगा। और देखिए नितिन गडकरी ने कहा था कि सतना बेला 4 लेन सड़क के निर्माण से इस क्षेत्र में कोयला, सीमेंट और हीरा उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। और इस मार्ग के तैयार हो जाने के बाद सतना से रीवा तक का सफ़र 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। और झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना और सतना जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचना सरल हो जाएगा। और देखिए इस अवसर पर नितिन गडकरी ने रीवा सीधी सड़क को 4 लेन करने की मांग को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे चौड़ा करने की घोषणा की। और उन्होंने कहा कि रीवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का भी जो इन्होंने ऐलान किया। और इन्होंने कहा कि इस बाईपास के चौड़ा होने से सतना से चोरहाट होते हुए प्रयागराज वाराणसी का बेहतर सड़क संपर्क बहाल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में एक सबसे मस्त चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं पोहा। ठीक है, तो पोहा मैं ज़रूर खाता हूँ अगर मध्य प्रदेश जाता हूँ। फिलहाल अभी जो है जब से मैंने इलाहाबाद छोड़ा तब से मतलब मुझे कभी भी मध्य प्रदेश जाने का मौका नहीं मिला, तो घर पे ही पोहे बनाकर खा लेता हूँ। तो मध्य प्रदेश का जो पोहा है ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आप मध्य प्रदेश से कभी भी गोरखपुर ज़िले में आइए तो मेरे लिए पोहा जरूर लेकर आइए। खैर इतना लंबा वो टिक नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं जिष्णु बरुआ। देखिए जिष्णु बरुआ ने जो है 27 फरवरी 2023 को जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है इसके अध्यक्ष का पद संभाल लिया था। देखिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जो है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया? तो देखिए जो आपके विशाल वर्मा जी हैं इनको गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय का सीईओ बनाया है। यानी कि गोदरेज केमिकल इंडस्ट्रीज का जो है सीईओ बन गए हैं विशाल शर्मा। देखिए विशाल शर्मा को GIL यानी कि गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड केमिकल्स बिजनेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है। और ये 1 मार्च 2023 से अपने पद पर काम कर रहे हैं। और ये गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसके संस्थापक हैं आदेशीर गोदरेज, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोदरेज ग्रुप। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। 1963 में इस कंपनी को स्थापित किया गया था। और आठवां प्रश्न है कि काराबाओ कप 2023 को किस टीम ने जीता? देखिए जो आपका काराबाओ कप है इसका भी हाल ही में जो फाइनल मैच है ये आपका जो है लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया था। और इसका जो फाइनल मैच है इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता। देखिए जो आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड है इसने जो है न्यू कासल यूनाइटेड टीम को 2-0 से हराकर जो है ये लीग कप ट्रॉफी जीता था। तो याद रखिएगा कि जो आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम था इसने जो है न्यू कासल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर
काराबाओ कप 2023 को जीत लिया, जिसका फाइनल मैच अभी हाल ही में लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आयोजित किया गया था 26 फरवरी को। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ी जेस्मिन एल्ड्रिन ने जो है दूसरी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.42 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखिए जो आपके जेस्मिन एल्ड्रिन है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी हाल ही में याद रखिएगा कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता आयोजित की थी, इस कूद प्रतियोगिता में जो लंबी कूद प्रतियोगिता थी इसमें कुल 8.42 मीटर की कूद लगाई और पहला स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और इसी प्रतियोगिता में जो है केरल के मोहम्मद अनीस याहिया जो है ये दूसरे स्थान पर रहे थे और उत्तर प्रदेश के ऋषभ ऋषिश्वर ये तीसरे स्थान पर रहे थे। और देखिए जेस्मिन एल्ड्रिन की बात करें, इनके बारे में पूर्व जानकारी ये है कि इन्होंने इससे पहले पिछले महीने में आस्ताना कजाकिस्तान में है, तो वहाँ पर एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में 7.97 मीटर की कूद के साथ रजत पदक जीता था। देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इसमें महिलाओं की पोल वाल्ट में जो है जी सिंधु श्री जो है जो कि 3.50 मीटर की इन्होंने छलांग लगाई थी, तो ये इसमें पहले स्थान पर ही थी। और इस महिलाओं की पोल वाल्ट में विभा श्रीनिवास जो है ये दूसरे स्थान पर रही थी। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता थी, इसमें ऊंची कूद प्रतियोगिता में अभिनय सेठी जो है कर्नाटका के ये पहले स्थान पर रहते हैं और यूपी की जो रुबीना यादव है ये दूसरे स्थान पर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में आपको सुधार करना है, ठीक है। देखिए जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता थी, इसमें लंबी कूद प्रतियोगिता में पहले स्थान पर एल सुत्री लक्ष्मी रही थी केरल की, दूसरे पे मनीषा मेराल, तीसरे पे आर पुनी था। और तिकड़ी कूद में जो है गायत्री शिव कुमार केरल की पहले स्थान, दूसरे स्थान पर आर पुनी था, तीसरे पे सरवरी पारुलेकर रही थी महाराष्ट्र की, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन किस स्थान पर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मस्ट है। आज देखिए वीडियो का लाइक कम से कम 500 बढ़ा दीजिए, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आप बोले कि बोला टिनुबू जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किसने कैच द रेन 2023 अभियान को शुरू किया। और अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस वियालियत्स्की को किस देश में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, बताइए। और दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीग्राम ब्रांड कौन सा बन गया, बताइए। और कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हम मनाते हैं और जिष्णु बरुआ जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं हेकानी जाखलू। और इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बन गए हैं क्रेग फुलटन। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो वान थुओंग। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी जो मैंने आपको याद दिलाया था वो काम आप कर दीजिएगा। ये मेरा यूपीआई नंबर है और यहाँ पे अकाउंट नंबर का डिटेल है, ठीक है।